नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है और आज हम एक खास मुलाकात आपसे करवाने वाले हैं आरएलडी उम्मीदवार मेरठ कैंट से मनीषा अहलावत जो मैदान में उतरी हैं उनसे। चुनावी ताल ठोक रही हैं वो मेरठ कैंट से और मेरठ एक ऐसी सीट है जिसे बहुत ही स्थायी माना जाता है। बीते 3 दशक से यहाँ पर बीजेपी का राज है और क्या मनीषा अपने कौन से मुद्दे लेकर लोगों के बीच जा रही हैं? क्या मनीषा जी तोड़ पाएंगी वो बीते 3 दशक से जो स्थायित्व बना हुआ है बीजेपी का? वहां पर पॉलिटिकल बैकग्राउंड है मनीषा जी का और मनीषा जी खुद एक बिजनेस वुमेन है, एक एनजीओ चलाती हैं, काफी वक्त से समाज सेवा से जुड़ी हुई हैं। राजनीतिक करियर की बात कहें तो उनका परिवार, वो एक ऐसे परिवार से बिलोंग करती हैं जो पहले से राजनीति में था। तो क्या बदलाव और क्या सुझाव, किन मुद्दों के साथ वो उतरने वाली है मैदान में? महिला कैंडिडेट होने के नाते उनकी जिम्मेदारियां बाकियों से कहीं ज्यादा अधिक है क्योंकि मेरठ की आधी से अधिक जनता जो है वो कहें महिलाओं की है। महिला मतदाता जो है काफी बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद है। मनीषा अहलावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पिछले रचना। जी, पिछले 3 दशक से जिस सीट से आप चुनावी मैदान में उतरी हैं, वो सीट जो है वो बीजेपी के नाम रही है और मेरठ कैंट एक ऐसी सीट मानी जाती है जिसमें कहा जाता है बहुत बदलाव नहीं होता वहां पर और बहुत उतार चढ़ाव की गुंजाइश नहीं रहती। ऐसी स्थिति में आप क्या मानती हैं, आपके लिए मुकाबला कितना टफ हो सकता है? देखिए रचना जी, मैं ये मानती हूँ कि लोकतंत्र के लिए ये ठीक नहीं है कि एक सीट पर एक ही पार्टी 30 साल तक जमी रहे। तो सबसे पहले तो हमें ये ही मानना होगा कि बदलाव तो वैसे भी आना चाहिए जिससे हमारा लोकतंत्र स्वस्थ रहे। कहते हैं कि रोटी अलटती-पलटती रहे तो अच्छी सिकती है। तो मैं तो यही चाहूँगी कि जनता भी इस बात को समझे और इस बार बदलाव की क्रांति लेकर आए। देखिए, आप बिजनेस वुमेन हैं। आप बीते काफी वक्त से जुड़ी हुई हैं तमाम समाज सेवा के कार्यों से और आप जहां से चुनाव लड़ रही हैं वहां पर महिला मतदाताओं की संख्या कहीं ज्यादा बड़ी है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में या हम कहीं और किसी भी स्टेट की बात करें, महिलाओं की उतनी भागीदारी पॉलिटिकल पार्टीज में और बहुत ही सक्रिय रूप से दिखाई नहीं देती। मौका नहीं मिलता या फिर पढ़ी लिखी महिलाओं का इंटरेस्ट नहीं है राजनीति में। आप आएंगी तो बहुत सारी चीजें, जाहिर सी बात है, बहुत सारे बदलाव भी आपके दिमाग में होंगे कि क्या होने चाहिए। वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिसे लेकर आप जनता के बीच जा रही हैं? देखिए जो आपने ये बोला महिलाओं की भागीदारी, तो मैं तो ये बात मैं मानती हूँ कि हम आबादी का 50% हिस्सा होते हुए भी हमारी भागीदारी बहुत कम है, 10 से 14% है। आप किसी भी विधानसभा को उठा लीजिए या संसद उठा लीजिए। तो ये काफ़ी शर्मनाक है हमारे लिए कि आज़ादी के 73 साल बाद भी महिलाएँ अभी भी हाशिए पर हैं। तो इसी दिशा में काम करना चाहूँगी और उसी उसके लिए पहला मेरा यही कदम है कि मैं पहले खुद चुनाव लड़ रही हूँ। और मैं ये देख रही हूँ कि मैं जैसे ही मैदान में आई हूँ, तो उस एक कदम से उसी से महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है। कैसे? जब भी मैं किन्हीं सभाओं में जाती हूँ, क्योंकि प्रत्याशी महिला है, महिलाओं को आगे किया जाता है। घरों में से निकाला जाता है कि देखिए महिला प्रत्याशी है, तो महिलाओं को आगे करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि एक तो बदलाव हम खड़े होने से ही ले आते हैं। दूसरा मेरा ये प्रण है कि मैं अपनी विधानसभा में अगले 5 साल में 100 पॉलिटिकल लीडर्स तैयार करूँगी, हर स्तर पे। ग्राम स्तर पे, नगर निगम स्तर पे, हर स्तर पे, विधानसभा स्तर पे। मैं नहीं चाहती कि दोबारा ये बात हो कि एक ही विधानसभा में कोई 20 साल तक अड़ा रहे। ये स्थायी आपने शब्द यूज़ करा, ये उस एक विधायक के लिए स्थायीपन हो सकता है, लेकिन ये लोकतंत्र को हिलाने वाली बात है। मैं तो ये बोलूँगी कि मैं काम करूँ और मैं अपने कार्यकाल में इतनी लीडर्स तैयार कर दूँ कि आगे कभी ये कमी ना हो और महिलाओं को भी मौका मिले इस विधानसभा में, बाकी विधानसभाओं में, ग्राम सभाओं में, ग्राम पंचायत में, नगर पंचायत में। तो मेरा ये जिस दिन से मैं चुनी जाऊँगी और पिछले 4-5 साल से मैं इस दिशा में काम शुरू कर चुकी हूँ।
अ, अगर इस बार चुनावों की बात करें तो बहुत सारी पार्टीज जो हैं महिलाओं का दिल जीतने में लगी हैं। कांग्रेस ने बाकायदा कह दिया कि लड़की हूँ, कर सकती हूँ। और भी तमाम पार्टीज जो हैं बहुत सारे वादे के साथ जनता के बीच पहुंची हैं, महिलाओं का दिल दिल जीतने की कोशिश कर रही हैं। उन सबसे कैसे अलग है आपकी जो पार्टी है, उसका पूरा एजेंडा महिलाओं को लेकर, कैसे महिलाओं के विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए काम किया जा सकता है? हमारी राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय लोकदल का एक 22 पॉइंट का मैनिफेस्टो भी है। अगर आप उसे देखेंगे उसमें बहुत सारे पॉलिसीज हैं जो महिला सशक्तिकरण की तरफ है। एक तो उसमें से है कि सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण की बात है और महिलाओं की पेंशन बढ़ाकर 3 गुनी कर दी जाएगी। इसके और पुलिस में हमारी पुलिस फोर्स को और संवेदनशील बनाने के लिए उसमें महिलाओं की ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती करी जाएगी। और मैं खुद ये बोलना चाहूँगी कि आपने कहा एक कैंपेन शुरू हुआ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो ये मैं उसकी सराहना करती हूँ। हर पार्टी से ऊपर उठ के महिलाएँ उसकी सराहना करती हैं, क्योंकि ये एक चुनावी मुद्दा बना और इससे महिलाओं की चुनाव के समय पर एक विजिबिलिटी बढ़ी, पार्टिसिपेशन बढ़ा हर स्तर पे। और मैं ये गुजारिश करूंगी प्रियंका गांधी जी ने ये बहुत अच्छा शुरू किया, तो उनको भी पार्टी से ऊपर उठ के मैं तो उन्हें न्योता दूंगी कि वो मेरे लिए भी आके कैंपेन करें, मुझे जिताएं यहाँ पे। तो लड़ सकती हूँ और जीत भी सकती हूँ। तो ये उसको उसमें मेरी मेरी भी सहायता करें। आप खुद क्योंकि आरएलडी से कैंडिडेट हैं, एक महिला हैं, तो आपकी पार्टी कितनी सक्रिय है महिलाओं की राजनीति में भागीदारी को लेकर? कितने महिला प्रत्याशी जो हैं वो खड़े कर सकती है? तो आप देख रहे थे, तो आरएलडी हमारी राष्ट्रीय लोकदल जो पार्टी है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चौधरी जयंत सिंह जी, तो उन्होंने मुझे जो मौका दिया है, मैं आपको बताऊंगी कि उन्होंने उस दिशा में एक कदम बढ़ाया है। हमारा जो क्षेत्र है, जहाँ पे महिला राजनीति में सक्रिय नहीं है, मैंने आपको भी बताया कि अगर महिला प्रत्याशी ना हो तो सभाओं में महिला दिखाई नहीं देती। तो ये कल्चरल चेंज हमें लाना पड़ेगा और उसी के लिए मेरा प्रण है कि मैं अगले 5 साल में 100 महिला तैयार करूंगी जो राजनीति में हर स्तर पर केवल कार्यकर्ता जो लीडर चुनाव लड़े। तो ये हमें करना पड़ेगा। अब उन्होंने मेरी जैसी महिला को आगे किया है, तो आप समझ सकते हैं कि अगले 5 साल में 100 महिला लीडर तैयार करने का मेरा प्रण है। तो जब मेरे जैसी महिलाओं को मौका दिया जाएगा, तो वो एक एक्सपोनेंशियल मुझे लगता है एफर्ट है कि आप एक ऐसे लीडर को लाइए जो 100 को तैयार है। तो वो उन्होंने किया है। मनीषा जी, जब भी चुनावों का वक्त आता है खूब महिला उत्थान की बात होती है, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की बात होती है, लेकिन उसमें वर्कआउट कितना होता है ये हम सब जानते हैं। तो अगर आप पिछले काफी वक्त से महिलाओं के लिए काम करती आ रही हैं, सामाजिक क्षेत्र में उतर कर उनके मुद्दों के लिए लड़ती आ रही हैं, और आप एक ऐसे क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं जहां पर आधी नहीं बल्कि आधी से ज्यादा आबादी महिलाओं की है, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए आपको क्या लगता है ग्रास रूट लेवल पर कहाँ से काम करने की जरूरत है? जी, मैंने आपको बताया था कि मैं पिछले कुछ सालों से कुछ संस्थाएं हैं उनके साथ काम कर रही हूँ, जिनका एक ही उद्देश्य है कि महिलाओं का राजनीति में कैसे हिस्सेदारी और भागीदारी बढ़ाई जाए। तो विमेन्स रिजर्वेशन बिल से लेके काफी ऐसे मुद्दों पे वो काम कर रही हैं, जैसे कि ग्रास रूट लेवल पे ट्रेनिंग देना। मैंने खुद वो ट्रेनिंग ली है यूएन विमेन के सहयोग से, और एक चीवनिंग फेलोशिप है यूके की। उन्होंने 50 महिलाओं को लेकर ट्रेनिंग दिया था कैंपेन मैनेजमेंट में एंड कम्युनिकेशन में। तो ये चीज हर लेवल पे हो रही है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत लेवल पे, नगर पंचायत लेवल पर, विधानसभा।
तो जहाँ जिस भी स्तर पे महिलाएं राजनीति में आना चाहती हैं, उनको उसके लिए तैयार किया जा रहा है। मेरा ये प्रण है कि मैं अपनी विधानसभा में 5 साल में 100 ऐसी महिलाओं को तैयार करूंगी जो ना केवल जागरूक नागरिक होंगी और पार्टी कार्यकर्ता ना होकर वो खुद चुनाव लड़ने के लिए आगे आएंगी। तो ये शुरू हो चुका है और मेरे ख्याल में उसी का नतीजा है कि आज मैं भी आपके सामने एक चुनाव में प्रत्याशी की तरह खड़ी हूँ। मनीषा जी, आप क्योंकि एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं, काफी वक्त से आप राजनीति को देखती आ रही हैं। कितनी बदल गई है राजनीति, और राजनीति में अब जो है युवाओं की हिस्सेदारी को लेकर आप क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि युवाओं की हिस्सेदारी को लेकर खूब बात की जा रही है, युवा वर्ग को लुभाने की खूब कोशिशें जारी है। तो ये तो सच है। देखिए, कहते हैं कि जहाँ जवानी जाती है वहां जमाना जाता है। तो हमारी जो भी सत्ताधारी पार्टी है, इन्होंने हमारे युवा को भटकाने में काफी काम किया है। जहर घोला गया है। युवा को मुझे लगता है जानबूझकर पढ़ाई से, नौकरी से इनको वंचित रखा गया। ये खाली बैठेंगे, फिर इनका दिमाग खराब किया जाएगा। लेकिन अब युवा समझ गया है। इनकी ये बार बार नहीं चलेगी वही पुरानी तरकीबें। अब युवा भटकने वाला नहीं है, युवा अब अड़ गया है बेरोजगारी के मुद्दों पर, शिक्षा के मुद्दों पर। खासकर यूपी में आप देखेंगे बेरोजगारी चरम पर है और पेपर लीक हो जाते हैं। आप समझ सकते हैं, मैंने मेडिकल की भी तैयारी करी है यहीं मेरठ में, एग्जाम दिया था। और कितना जो छात्र होते हैं कई कई साल तैयारी करते हैं और आपको गेट पर जाकर पता लगे कि आज एग्जाम रद्द हो गया है। तो ये केवल किराया देने से भरपाई नहीं होगी इसकी। आप एक पूरे परिवार का मनोबल तोड़ देते हैं और शायद वो बच्चा दोबारा कोशिश भी ना करे, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ था। जब मैं मेडिकल की तैयारी कर रही थी, मेरा जो एडमिशन टिकट है वो घर पे रह गया था। लेकर भी आए टाइम पर, लेकिन उसके बाद मेरा इतना मन खराब हुआ कि टिकट, मेरे पास एडमिशन टिकट होते हुए भी मैं अंदर नहीं गई। तो मैं उस पीड़ा को समझ सकती हूँ कि एक बच्चा जो पूरा साल, केवल एक साल नहीं कई कई साल तैयारी कर रहे हैं, और उनको फिर ये बोल दिया जाए कि पेपर लीक हो गया। क्या सरकार की एक ही तो जिम्मेदारी है, वो ये भी नहीं संभाल सकती? और हर परीक्षा के लिए आप बच्चों से ही पैसा इकट्ठे कर रहे हैं, ये तो स्कैम हो गया। कई सौ करोड़ इकट्ठे करके और फिर पेपर ना करवाना, ये तो धोखा है। मतलब लूट मची हुई है। ये भी एक इनका तरीका है पैसे, जनता की जेब में से पैसे निकालने का। तो युवा तो इस वक्त बिल्कुल बहुत रोष में है। और अभी जो प्रयागराज में इन्होंने जिस तरह से दिल दहलाने वाले वो दृश्य है, अगर आप देखेंगे कि बच्चों के हॉस्टल में घुसकर पुलिस डंडे से दरवाजे तोड़कर बच्चों के ऊपर लाठियां बरसा रही है। ये हमारे ही तो बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं कॉलेज में, मैं भी एक माँ हूँ। क्या हाल होगा माँ कि जिस सरकार के भरोसे हम अपने बच्चों को हॉस्टल में भेज रहे हैं, वो ही अगर दमनकारी बन जाए तो हम कहाँ रह गई सुरक्षा? आप महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, आज युवा सुरक्षित नहीं है। तो क्या युवा को हम, मैंने कहा जहां युवा जाता है, जहां जवानी जाती है वहां जमाना जाता है। ये किस दिशा में ढकेल रहे हैं हमारे देश की जवानी को? कहाँ जाएगा हमारा देश? तो ये सरकार इसीलिए गिरेगी क्योंकि इन्होंने युवा को बहुत पीड़ा दी है। कोई रोड मैप है मनीषा जी आपके पास? रोड मैप तो देखिए, नियत से शुरू होता है। सबसे पहले तो एक सरकारी कर्मचारी से लेके और सभी नेताओं की, अगर जिसे कहते हैं ना पॉलिटिकल विल अगर हो, तो रोड मैप बनाने के लिए तो इतने रिसोर्सेज हैं, तमाम तरह के हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं। हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर सकते हैं, क्या कुछ नहीं कर सकते। और उसकी शुरुआत पार्टी तो हमारी कई महीनों पहले कर चुकी है। सभी वर्ग के लोगों को बैठाकर, इंटेलेक्चुअल्स को, बुद्धिजीवियों को बैठाकर, एक्सपर्ट्स को बैठाकर एक 22 पॉइंट का मैनिफेस्टो है राष्ट्रीय लोकदल .com पे। आप वहां जाकर उसे डाउनलोड करेंगे और आप देखेंगे कि हर वर्ग के लिए, व्यापारी, महिला, किसान, छात्र, सबके लिए उसमें कुछ ना कुछ है, राहत देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। तो अगर सरकार और कोई भी पार्टी चाहे तो हमारे देश में हर तरह के संसाधन है, कोई बहाना नहीं है।
कभी ये कहते हैं पैसे नहीं है, अपने 20,000 करोड़ के ये सेंट्रल विस्टा बना रहे हैं, तो पैसे क्यों नहीं है? किसानों का 12,000 का बकाया देने के लिए पैसे नहीं है, 8,000 करोड़ का प्लेन खरीदने के लिए पैसे हैं, 12 करोड़ की गाड़ी खरीदने के लिए पैसे हैं, ऐसे हमारे फकीर प्रधानमंत्री हैं। तो इनके सारे ये धोखा जो जनता को दे रहे हैं, तो जनता देख रही है। तो रोड मैप तो नियत से शुरू होता है। हमारी नियत साफ है। हम पूरी ईमानदारी से और पारदर्शिता से अपनी जो मैनिफेस्टो की पॉलिसीज भी लागू कर दें, तो वो भी बहुत होता है जनता के लिए तो। क्योंकि विधानसभा चुनाव है, स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं और आप मेरठ में रची बसी हैं, पली बढ़ी हैं, पढ़ाई लिखाई हुई है। महिला सुरक्षा की बातें बहुत की जा रही हैं और महिला सुरक्षा को लेकर बहुत सारे वादे दावों के बीच सरकार ने साफ किया है कि महिलाएं जो है अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हैं और जो हमारे गृह मंत्री हैं देश के अमित शाह, उन्होंने कहा भी था कि अब उत्तर प्रदेश में महिलाएं पूरे गहने पहनकर रात को 12 बजे भी निकल सकती हैं स्कूटी से, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अब क्या कहिएगा इसको? मैं कहती हूँ ये इतने बड़े-बड़े नेता हैं, मंच पे खड़े होकर कुछ भी वाहियात ये लोग बयान दे देते हैं। क्या महिला सुरक्षा अब यही रह गई कि आप बेटियों को ज़ेवर पहनाकर बाहर निकालेंगे, बस इतनी ही सुरक्षा है हमारी? यही सशक्तिकरण है? तो उसका और सशक्तिकरण में केवल यही रह गया कि हम 12 बजे बाहर निकलेंगे घर से? कितने मुद्दे हैं महिलाओं के? और ये इस तरह की ओछी बातें करके उसको मतलब एक अहम मुद्दे को ये वाटर डाउन कर देते हैं, हल्का बना देते हैं। मेरा पूछने का महिला मतलब ये सुरक्षा था कि घरों आप जी, माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। मेरा पूछने का मतलब ये नहीं, नहीं था कि बताइए। आप खुद उस मिट्टी में पली-बढ़ी हैं, आप वहीं पे बड़ी हुई हैं, वहीं की जी। रहने वाली हैं। तो महिला सुरक्षा को लेकर जो दावे और तमाम वादे सरकार कर रही है, दावे कर रही है योगी सरकार, उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? क्या उत्तर प्रदेश में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा? नहीं, ये तो सरासर झूठ है, मैं आपको यही बता रही हूँ। ये मंच पे खड़े होकर झूठ बोलते हैं। महिला सुरक्षा तो दिन पर दिन पीछे ही होती जा रही है। मैं एक बताऊँगी, आप एनसीआरबी के इनके आंकड़े देखिए। उत्तर प्रदेश में अपराध महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़े हैं और खासकर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो अपराध बढ़े हैं, उसमें कन्विक्शन रेट केवल 9% है। तो ये आंकड़े अगर देखें तो ये तो झूठ बोल रहे हैं, तो हमें पीछे ढकेल रहे हैं। तो इस वक्त ये जो लॉ एंड ऑर्डर जो कहते हैं, एक ही योगी जी का होता है, हमने लॉ एंड ऑर्डर कर दिया, एक ठोको ठोको करते रहते हैं। इस तरह से थोड़ी चलती है सरकार। ना ही पुलिस, आप पुलिस को क्या बना दिया? कल हम जो वीडियो की मैं बात कर रही हूँ, प्रयागराज में बच्चों के ऊपर जो ये लाठियां बरसा रहे थे, क्या बना दिया आपने हमारी पुलिस को? वो घर जाकर वो भी सोचते होंगे हम क्या काम कर रहे हैं। तो देखिए, पुलिस फोर्स अगर नेता जो है ना उसी के इशारे पे चलती है, वही पुलिस फोर्स है जो 5 साल पहले अच्छे से काम कर रही थी, और यही वही पुलिस फोर्स है जो आज अपने ही लोगों पर लाठियां बरसा रही है। एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन की तरह इनसे काम लिया जा रहा है। तो ये सरकार के हाथ में होता है कि वो पुलिस को और बाकी संसाधनों को किस तरह से इस्तेमाल करे, और ये उनकी नीयत पर डिपेंड करता है। तो मैं बार बार यही कह रही हूँ कि ये जनता की सरकार है ही नहीं, ये बहुत ही तानाशाही सरकार है। ये सिर्फ लाठियां बरसाना चाहती है, ये ठोको ठोको बात करते हैं। इस तरह से सरकार नहीं चलती। ये मतलब महिलाओं के लिए कोई शालीन शब्द नहीं है ये कि आप गहने पहन के बाहर, क्यों हम गहने पहन के बाहर 12 बजे रात को बाहर निकले? ये क्या बात हुई कहने वाली? आप हमें दिन में सुरक्षा दीजिए। आप ये सुनिश्चित करिए कि हाथरस जैसे कांड ना हो। आप कॉन्विक्ट करिए। आप क्यों बलात्कारियों के साथ खड़े होते हैं? क्यों भाजपा रैली निकालती है इनके फेवर में? तो वहां से आपकी नियत, इन्हीं के नेता खड़े होकर महिलाओं के लिए कुछ भी बयान दे देते हैं। आप उनको पहले डिसिप्लिन करिए। तो आपकी नियत साफ होगी तो नीचे तक, पुलिस का एक कांस्टेबल तक उस नियत के हिसाब से काम करेगा। तो जब तक मंच पे खड़ा हुआ नेता झूठ बोलता रहेगा, ये इनके जुमले कभी असली में धरातल पे कोई काम होगा नहीं।
आखिरी बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये इसलिए क्योंकि आप पहले से ही काम कर रही थी। आप एक बिज़नेस वुमन हैं, आप फार्मिंग के लिए काम करती रही हैं और आप तमाम उन लोगों के लिए काम करती रही हैं एनजीओ के द्वारा जिन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है। राजनीति में आने का फैसला कैसे किया? क्या पिता की विरासत सँभालने की जो इच्छा थी वो थी या क्यों लगा आपको जब आप ये सब कुछ कर ही रही थी पहले से, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि अब राजनीति की राह पकड़नी चाहिए, उस पर आगे बढ़ना चाहिए? जी। देखिए मेरे पिताजी विधायक रहे 2007 से 2012 तक। तो बीच के 10 साल ऐसे गए जब मैंने कभी इच्छा प्रकट नहीं करी कि मैं राजनीति में आना चाहती हूँ। कई कारण थे। एक तो ये था कि हम बच्चे मेरे छोटे थे तो मैं घर में और मेरा एक छोटा काम भी मैं कर रही थी तो अम, वो सँभाल रही थी। लेकिन पिछले 4 साल से जब से मेरे बच्चे कॉलेज में चले गए हैं, मैं ये महसूस कर रही थी कि मैं और ज़्यादा पब्लिक सर्विस में अपना योगदान देना चाहती हूँ। मेरा समय और अभी मेरा ये उम, मैंने ये सोचा है कि मैं आगे की अपना जीवन चाहूँगी। चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो सोशल सेक्टर में हो, हर तरह से। तो लेकिन अभी आपने देखा पिछले 4 साल में आप देखेंगे हर साल इस सरकार ने कहीं न कहीं दमन किया है। कभी ये 2 अप्रैल को जो ये एससी-एसटी एक्ट के ऊपर एक आंदोलन हुआ था। वो आंदोलन था एक बहुत बड़ा जब इन्होंने लाठियाँ बरसाई यहाँ मेरठ में ही हमारे भाइयों को, दलित भाइयों को इन्होंने जेलों में ठूँसा, गलत-गलत केसेज़ लगाकर और शायद वो आज भी जेल में हैं। फिर इन्होंने सीएए एनआरसी वाला काम शुरू किया, हमारे मुसलमान भाइयों को परेशान किया। फिर इन्होंने किसान के को टारगेट किया, किसान सड़कों पर पड़े रहे। तो हम 3-4 साल से देख रहे हैं कि ये सरकार अगर कोई भी वर्ग हो, अगर वो इनके खिलाफ बोल दे या कहीं विरोध कर दे, तो उस पे लाठियाँ बरसाने का काम करती है। तो ऐसा लगा कि हम अब शहरी किसान अगर अपने गाँव से निकल के 13 महीने बॉर्डर पे बैठा रह सकता है अपने अधिकारों के लिए, तो हम जैसे पढ़े-लिखे जो शहरों में रह रहे हैं और कंफर्टेबल लाइफ हम जी रहे हैं, क्या हमारा दायित्व नहीं बनता कि हम दलितों के साथ, मुस्लिमों के साथ, किसानों के साथ खड़े हों, व्यापारियों के साथ? देखिए, जो शुरू हुआ था ना ये 2016 से शुरू हुआ था, डिमोनेटाइज नोटबंदी। नोटबंदी में इन्होंने छोटे व्यापारी को टारगेट किया था। जीएसटी से इन्होंने छोटे व्यापारी की कमर तोड़ी है। मैं भी एक स्मॉल बिज़नेस चला रही थी और मैं वो पीड़ा समझ सकती हूँ कि किस तरह इनके सरकार की नीतियों की वजह से आज छोटा व्यापारी बस सर्वाइव कर रहा है। कोई उसमें बहुत मुनाफ़ा नहीं हो रहा है। व्यापारी, किसान, माइनॉरिटीज़, दलित, महिला हर कोई आंदोलित है इस वक़्त। कहीं न कहीं आप देखिए धरने चल रहे हैं इस सरकार में, पूरे देश में। तो ऐसे में लगता है कि हम किस तरह और इस अपने संविधान को कैसे बचाएँ? आज आज तो खतरा संविधान पे है, हमारे देश पे। द आइडिया ऑफ इंडिया इज़ अंडर थ्रेट। तो ये सोच के मुझे लगा पिछले 1 साल पहले जब मैं किसान आंदोलन में गाज़ीपुर बॉर्डर पे बैठी थी, तभी मैंने ये सोचा कि नहीं, ये इतने किसान अपना घर-बार छोड़कर यहाँ आए हैं, तो हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम भी आगे आएँ। तो तभी से मैंने सोचा था कि ये सत्ता पलटनी होगी तो खुद भी खड़ा होना पड़ेगा। और फिर मैं उन संगठन से तो जुड़ी हुई थी जो महिलाओं को भागीदारी दिलाना चाहते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये सोचती थी कि मेरे पिताजी विधायक रहे हैं, मैं आऊँगी तो यही बोला जाएगा कि ये तो विरासत में लेकर आई है, इसलिए मैंने हमेशा खुद को थोड़ा अलग रखा उनकी राजनीति से। उनके 5 साल की विधायकी में आप देखेंगे कि हम कभी आपको मेरा एक फ़ोटो भी नहीं मिलेगा उनके साथ शायद। तो हम बिल्कुल अलग रहे, उन्होंने अपना काम किया, बखूबी किया, हमने दूर से देखा और सीखा उससे और आज जो मैं आगे आई हूँ, वो इसलिए आई हूँ कि हर नागरिक की आज ज़िम्मेदारी बनती है कि वो जिस तरह खड़ा होके इस सरकार के खिलाफ इस दमनकारी सरकार के खिलाफ अपने संविधान और अपने गणतंत्र की रक्षा के लिए आगे आए। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया मनीषा अहलावत जी हमसे बातचीत करने के लिए। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं और हमें उम्मीद है कि आपने जितनी बातें कही हैं वो बहुत ही ईमानदारी से आप जीत कर आती हैं, तो पूरा भी करेंगी, ख़ास तौर पर वो बात कि 100 ऐसी महिलाओं को आपको तैयार करना है, राजनेता के जी। तौर पर रूप में जो सक्रिय राजनीति में अच्छी खासी भूमिका, एक निर्णायक भूमिका निभाएँगे।
तो बहुत सारी शुभकामनाएं मनीषा अहलावत जी आपको। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।